नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी क्योंकि कोविड-19 की जंग पूरा देश लड़ रहा है, राज्य लड़ रहा है, प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, एक तरफ आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत ही कंट्रोल वे में सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसी महामारी थी जिसको लेकर के शुरू से गंभीर होने की आवश्यकता थी, लेकिन हमने देखा कि हमारी सरकार की गंभीरता के सामने केंद्र सरकार की गंभीरता कम रही। और राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने इसका आभास पहले ही कर लिया था कि इसके प्रति हमें सावचेत रहना है, और इसी का परिणाम निकला कि जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बारे में विचार भी किया था, उससे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया। और इसके अलावा लॉकडाउन से पहले धारा 144 लगा करके और जनता को एक तरह से समझाइश की गई कि ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें सबको मिलजुल करके और एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में काम करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो तैयारी राजस्थान के स्तर पर वो बेहतरीन रही, और भीलवाड़ा मॉडल जो था वो तो एपिटमी था कंटेनमेंट का, जिसको कि और विश्व स्तर पर सराहा गया, और आपने देखा WHO में भी उसका एक्नॉलेजमेंट हुआ। और इसके अलावा भी जो परिस्थितियां बनी पूरे राज्य में, तो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी जो रिकवरी जो है इसकी 57% है ओवरऑल, और अगर आप ब्रेक डाउन करें डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएं तो कहीं पर 85-90% भी आ रही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जिस स्ट्रैटेजी पे हम लोग चले उसमें एक ही काम था कि हम लोग एक मुखी होकर के इससे कंटेनमेंट में लगे, क्योंकि इसका एंटीडोट तो है नहीं, इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। और अब तो आपको पता है WHO ने कहा है या ICMR ने भी कहा है कि इसके साथ जीना पड़ेगा। तो इस अवस्था में जो भी कदम राजस्थान सरकार ने उठाए वो बेहतरीन कदम थे, और उसी का परिणाम है कि जब हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं तो केसेस आ भी रहे हैं तो रिकवरी रेट अच्छी हो रही है। और राजस्थान में चूँकि देखिए, अगर आप वैसे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, यदि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रेगुलेट कर दिया जाता मिडिल ईस्ट से आने वाली, तो शायद राजस्थान में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ओमान से जो पेशेंट आया वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग में निकल करके वो आ गया, और उसके बाद जो ये फैला वही एक मेन कारण था। किसी को ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की तो उसको करना। तो इस सारी एजेंसीज जो हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनकी निगरानी करना, खुद उसकी मॉनिटरिंग करना, प्रतिदिन मीडिया के बीच में पहुँचना और मीडिया के माध्यम से जनता को सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना, मैं समझती हूँ कि एक समग्र रूप से एक बहुत अच्छी सोच के साथ काम किया गया। और यही कारण प्रधानमंत्री ने खुद VC में सराहा उनको और कहा कि राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल। लॉकडाउन 4 चल रहा है, इस दौर में जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करते हैं, खासतौर से अगर आपकी बात करें तो? देखिए, लॉकडाउन में सभी लोग घरों में तक सीमित हो गए, यानी तालाबंदी हो गई। अब चूँकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि लोग अपने जनप्रतिनिधि से ही उम्मीद रखते हैं हर चीज़ की। लॉकडाउन का सीधा प्रभाव 2 चीज़ों पर पड़ा। एक तो लोगों को अपने जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके लिए डिपेंडेंस हो गई उनकी, और उस डिपेंडेंस में एक ही तरीका था कि या तो प्रशासन के पास जाएं या अपने नेताओं के बीच में पहुँचें। तो जनता के लिए लोकतंत्र में नेता ज़्यादा सुगम होता प्रशासन से। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप पूरे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के, और उसके बाद जब आवश्यकता हो तो उनके बीच में पहुंचे और सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में आप फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएं। और एक दूसरा माध्यम होता है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया का तरीका यही है कि आपकी जनता जो है वो चिंतित है, उसे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कैसे उसको सैनिटाइजेशन की सुविधा मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट आ गया, क्योंकि जब शुरू में सारा कुछ घटनाक्रम हुआ था, आपको ध्यान है, तो एक तरह से पैनिक हो गया था। बिल्कुल। और पैनिक इसलिए भी हुआ था कि एक माहौल बना कि किसी भी तरह से समझ लीजिए, उद्घोषणा के माध्यम से या किसी भी तरीके से, तो उसमें जनता ही घबरा गई कि पता नहीं कैसी ये एक महामारी और हम लोगों को किस दौर से गुजरना पड़ेगा। और आपने देखा ना कि प्रधानमंत्री जी हों तो VC के माध्यम से संवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन VC के माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से संवाद करते हैं, विभिन्न प्रतिनिधि जो समाज के हैं उनसे बात करते हैं। अभी जो मंडी शुल्क समाप्त हुआ उसमें भी उन्होंने उन लोगों से वार्ता की, इसके अलावा डॉक्टर्स के साथ वार्ता की, और जो जहाँ कमी होती है, खामी होती है, तो उसका समाधान इसके माध्यम से हो रहा है। तो मैं समझ रही हूँ कि जिस माध्यम को लोग एक बार ये समझते थे कि ये एक एडिशनल एंटरटेनमेंट का या इस सकते हैं खाली समय की
सदुपयोग के लिए या किसी ने बहुत अत्यधिक दोहन भी किया उसका। इसकी इम्पोर्टेंस अभी लॉकडाउन में ज़्यादा रही कि अगर मुख्यमंत्री को भी बात करनी है या पीएम को बात करनी तो वीसी, वेबनार, सोशल मीडिया यही एक जरिया रहा है। आप इसे हैंडल कैसे कर रही हैं? क्या आपका भी जैसे पहले की दिनचर्या अलग होगी, पिछले 2 महीने में बहुत कुछ बदलाव होगा लोगों से मिलने का, उनकी समस्याओं को जानने का, और जो ये अब लॉकडाउन में समस्या है उसका सोल्यूशन करने का, तो ऐसे में भी क्या इन्हीं मीडियम के माध्यम से आप भी इसे हैंडल देखिए, मैंने इसमें एक चीज़ अनुभव की कि एक तो ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बन गया है। क्योंकि आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसकी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और उसके माध्यम से वो अपना बात संवाद करते थे, समस्याओं का निदान किया। इसके अलावा अगर मेरी बात करें तो मैंने बहुत बार लाइव किया और मुझे एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ एक बार की मेरे जो फॉलोअर्स थे वो, जब मैंने चुनाव लड़ा था उस समय 38,000 थे, चुनाव हारी तो अपने आप ही वो 1,00,000-1.5 हो गए। तो मुझे लगा कि ये ऑपोजिट कैसे हो गया कि व्यक्ति हार गया, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो मैंने उसको और ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया और धीरे धीरे शाने शाने वो फॉलोअर्स इस लॉकडाउन में 3 लाख तक पहुंच गए। और जब वो पहुंचे और मैं लाइव होना शुरू हुई तो मुझे पता चला कि लोगों को अच्छा लगता है कि अपनी समकक्ष सोच वाले सकारात्मकता के साथ किसी समस्या के दौरान संवाद करें, और समस्याओं का निदान तो नहीं होता लेकिन सुकून मिलता है। ठीक है, लॉकडाउन भी चल रहा है, गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो पहले ही डिरेल हो चुकी थी, लेकिन कोरोना के आने के बाद कोविड-19 के दौर पे जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, ये और ट्रैक से पूरी तरह उतर चुकी है। अर्थव्यवस्था को वापस कैसे ट्रैक पर लाया जाए, इससे लेकर आप क्या सोचती, क्या किया जाना चाहिए अभी और आगे? शायद यही मजबूरी थी कि लॉकडाउन खोलना भी पड़ा, बहुत सारी रियायतें देनी पड़ी। देखिए, ये समस्या वैश्विक हो गई है और लॉकडाउन से ये पहली बार होगा मेरे ख्याल से हम लोगों की जनरेशन के लिए, या यूँ कह सकते हैं हमसे पहले के 50 साल जो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए, कि कोई ऐसा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। इससे पहले के जो भी क्राइसिस हैं इकोनॉमिक होते थे। अब समस्या ये है कि ज़िंदगी बचाएं या आजीविका बचाएं, तो सबसे पहली प्राथमिकता ज़िंदगी बचानी है। लेकिन ज़िंदगी बचाने के दौरान एक स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो गई कि आजीविका पर कुठाराघात होता रहेगा तो भुखमरी आ जाएगी, लोगों की जो लाइवलीहुड है उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो इस समस्या जिसे हम जूझ रहे हैं वो अमेरिका भी जूझ रहा है, उदाहरण के तौर पर कंपैरेटिवली देखें तो। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि भारत में एक परंपरा रही थी सेविंग्स की, वो हमारी डिमोनेटाइजेशन पे ख़त्म हो गई। फिर जो ये मिलेनियल्स की जनरेशन आई है, ये लोग तो सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो बहुत सारा ऐसा बिहेवियरल चेंज भी आने लगा कि लोग अब सोच रहे हैं कि शायद हमारे परंपरागत रूप से जो सेविंग्स का प्रावधान था या एक सोच थी उसे विकसित करना होगा। पर ओवरऑल समग्र रूप से देखें तो देखिए, गांधी जी का सिद्धांत था ग्राम स्वराज्य का। अब ज़रूरत है हर चीज़ की डिसेंट्रलाइजेशन की। हमारी जो घानियाँ हो करती थी तेल की या फिर जो मोटा अनाज है उसको उत्पन्न करने वाले, हम उन चीज़ों को वापस से रिवाइव करें, प्रोसेसिंग यूनिट्स को नीचे तक ले जाए। ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई, लेकिन तात्कालिक रूप से कैसे रिलीफ हो, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है वो तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम करें। पर देखिए, जब इकोनॉमी जब गर्त में चली जाती है, 10 करोड़ के करीब लोग सड़कों पर है, श्रमिक, अब उन्हें कैसे राहत दी जाए? उनका तो सारा कुछ जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पर रहते थे, ना उनके पास आजीविका है ना उनके पास सेविंग्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सप्लाई साइड को छोड़कर डिमांड साइड को बूस्ट करें। केंद्र सरकार का जो पैकेज आया है, देखिए अब किसी का यहाँ पर आलोचना के उद्देश्य से मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उस पैकेज को, हालांकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ लेकिन पढ़ने की बहुत रुचि है, तो मैंने देखा कि बहुत से ख्यातनाम अर्थशास्त्रियों ने, हमने कांग्रेस पार्टी के स्तर पर अनुभव किया कि ये पैकेज अपर्याप्त है। जो पहला पैकेज 1.7 लाख करोड़ का था वो 0.8% GDP का था, लेकिन वो क्या था कि ड्रॉबैक ऑफ प्रीवियस बजटेड पॉलिसीज़ था, या फिर जिन पर राज्य सरकारें पहले से काम कर रही, उसे आप पैकेज नहीं कह सकते। उसके बाद जो पैकेज आया उसमें वो भी इंक्लूडेड था, लिक्विडिटी RBI की भी थी। लिक्विडिटी RBI की जो होती है वो क्रेडिट बेस्ड होती है। अब आप मुझे ये सोचें कि मैं आपको MSME में कहूँ कि आप 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग जो आपका लोन है उसका लोन ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, मैं फिक्स कॉस्ट में उसको इस्तेमाल कर दूँगी, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। अब मजदूरों को लेकर, जैसे प्रवासी मजदूरों को लेकर हमने तस्वीरें बहुत सारी देखी, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, राज्य हो या केंद्र हो, हर कोई उसे लेकर चिंतित भी है, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाए जाने थे वो काफ़ी देर से उठाए गए। अब इसी को लेकर अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान यूपी में जो हुआ, जो बस पॉलिटिक्स देखने को यहाँ पर मिली है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अब मजदूर अभी भी जाना चाह रहे हैं, कोशिश एक सरकार करती है तो दूसरी की तरफ से सपोर्ट नहीं आता है? इस पूरे प्रकरण को कैसे देखेंगे? और अब जबकि दूसरा अहम सवाल ये भी कि जब लॉकडाउन 4 है, सब चीज़ें खुल रही हैं, उद्योग खुल रहे हैं, तो इनके पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है कि अब इन्हें रोका जाए? क्योंकि अगर ये चले गए तो कुछ खुलने के बाद भी सब ना के बराबर रहेगा।
देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत अनसर्टन टाइम्स हैं और ऐसे में आपको ध्यान है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जहाँ है वो रुक जाए, लोग रुक गए। फिर सेकेंड लॉकडाउन के समय कहा गया कि अब इनके लिए, और वो भी कब, जब आपको ध्यान होगा वीसी हुई प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ, तो माननीय अशोक गहलोत जी ने उनसे कहा कि हमें हर सूरत में जो लोग हमारे राज्यों में रुके हुए हैं या यूँ कह सकते हैं अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो छात्र हों, श्रमिक हों, अन्य वर्ग के लोग हों, उन्हें उनके राज्यों में जाने की सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन है किसी के पास आजीविका का साधन नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा, तो ऐसी अवस्था में लोगों को लगता है कि वो अपने घर में सुरक्षित पहुँचें। तो जो कोटा से बच्चे गए वो इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी का था। इसी प्रकार से श्रमिकों को लेकर भी उन्होंने राय दी थी, लेकिन बिलेटेड रिस्पांस केंद्र सरकार का आया। और जब ट्रेन चलाने की बात हुई तो आप सबको पता है क्या हुआ कि उनसे वसूली शुरू हो गई, 600 का टिकट 1200 में। कांग्रेस ने फिर एक कदम उठाया और सोनिया जी के आह्वान पर कांग्रेस जन तत्पर हुए कि हम इनका किराया देने के लिए तैयार हैं, और मुख्यमंत्री जी ने सारा किराया सरकार की तरफ से वहन करने की बात भी कही। उससे एक सकारात्मक संदेश गया। हमने सारी श्रमिक बसेस विभिन्न जो जिले हैं, राज्य हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और जिलों में भी हमने शुरू कर दिया। यूपी का घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए, जब यूपी के बच्चे यहाँ थे कोटा में, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि हम पहुंचा देते हैं। फिर वहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा कि नहीं, हम बसेस भेजेंगे, डीजल प्रोवाइड करवाना, बसेस की रिक्वायरमेंट तो उसे देना, उनको सुरक्षित पहुंचाना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कह सकते इतना सावचेत और सतर्क रहा जब तक बच्चे वहाँ नहीं पहुँचे, उनको सारी सुविधाएं दी गई, कोई किसी प्रकार के कोई नॉर्म्स को बाईपास नहीं किया गया। उसके बाद जब श्रमिकों की बारी आई तो उत्तर प्रदेश सरकार जो संवेदनहीन हो गई, और जब प्रियंका जी के आह्वान पर कांग्रेस जनों ने 1000 बसें, वो भी प्राइवेट बसों का इंतजाम किया, योगी जी की स्वीकृति के बाद फिर उसे नहीं लेना, ये ओछी राजनीति है। और ओछी राजनीति के साथ जो और घटनाक्रम शुरू हुआ उससे समझ में आ गया कि देखिए, मैं यहाँ किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सहायता पहुंचाने में भी कौन किस वर्ग का उसका ध्यान रखा जा रहा है। यानी गरीबों के प्रति उतनी चेतना या संवेदनशीलता नहीं है जितने कि उन वर्गों के प्रति है जिनके माता पिता ने वहाँ धरना दे दिया, बच्चे खुद यहाँ पर परेशान हुए माता पिता से मिलने के, तब तो सोच विकसित हो गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब श्रमिकों की बारी है, जो उनके अपने नागरिक थे, उनके प्रति ऐसा रवैया मैं समझती हूँ उनके प्रति घृणा का द्योतक। कहीं ना कहीं वजह ये भी था कि क्रेडिट कहीं किसी और को ना मिल जाए, और क्रेडिट की भी राजनीति की जाती है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शायद बेहतर सीधा सीधा रास्ता था, हो सकता था ये पहुंच सकते थे। अर्चना जी, आगे भी ये चर्चा हम जारी रखेंगे, बातचीत, अभी और भी कुछ सवाल है जिसके जवाब आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेस टू फेस में हमारे साथ अर्चना शर्मा जी मौजूद है। अर्चना जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात मजदूरों को लेकर ही कर रहे थे। सचिन पायलट ने भी यहाँ पर पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात कही थी। आपको नहीं लगता कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर पार्टी, राजनीति, इन सब को अलग करके जो बेहतर हो सके सभी लोगों को एकजुट होकर करना चाहिए? हालांकि ये बातें सब पहले कर रहे थे, लेकिन अब जब करने की बारी आई तो बहुत सारे लोगों के बयान, बहुत अलग तरह की राजनीति देखने को मिलती है। देखिए श्वेता जी, जब ये महामारी आई किसी को पता नहीं था क्या स्वरूप होगा, क्या स्थितियाँ होंगी। वैश्विक तौर पर ही समझा जा रहा था कि सबसे अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट है, और कई गवर्नमेंट्स के कई रिएक्शंस थे। लेकिन हमारे राजस्थान में हमने देखा कि एक सोच ऐसी थी जिसमें मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने की काम कर रहे थे। सब पार्टी के विधायकों से वीसी की, उन्होंने सबकी राय जानने का काम किया, और प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता की। अब जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान के सीएम की तारीफ करते हैं तो हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए, चाहे मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखूँ या मेरी कोई विचारधारा हो। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ विधायक राजस्थान के कह सकते हैं, राजधानी के भी कह सकते हैं, जो विपक्षी पार्टी के, उन्होंने एक शब्द आया ना, इन्फोडेमिक, पेंडेमिक के साथ साथ, यानी कि सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन डाल करके जनता को भ्रमित करो, उसका काम उन्होंने शुरू कर दिया। और आपको ध्यान है कि जब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो मोमेंट ऐसा था जब हमें जो चिकित्सक हैं उनकी चिंता होनी चाहिए थी, पुलिस वालों के प्रति हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए थी, उन लोगों के प्रति जो वार्ड बॉय के रूप में वहाँ काम करता है उसकी पीपीई नहीं है उसके प्रति होनी चाहिए। तब वो कहने लगे कि अमुक अमुक जगह से इतने रुपए की थाली आती है। जो थाली आ रही है वो सभी के लिए बराबर आ रही थी। आईसीएमआर के गाइडलाइंस, एमएचए के गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाइडलाइंस, जो केंद्र उनके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो तो उस समय एक बार हमें क्वारंटाइन कर देना चाहिए अपनी ऐसी पॉलिटिकल सोच को, जो जनता के प्रति तो संवेदना दिखाती ही नहीं है।
हमारी भी उस मानसिकता को प्रदर्शित करती है जो मानसिकता मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन के लोगों में नॉर्मल टाइम्स में हो तो चल जाती है। ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पर या यूँ कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में अगर आप ऐसी छोटी राजनीति करोगे, मुझे लगता है इससे कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब वार्ता कर रहे थे विधायकों से, तो किसी एक विधायक ने उनसे प्रश्न किया राशन को लेकर के, अमुक संस्था से नहीं अमुक संस्था से बंटवा दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए महोदय, अगर राशन को भी कोई डकार रहा है गरीब के, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। यानी कौन सी संस्था क्या कर रही है ये नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि प्रतिनिधि के नाते मैं इस चीज़ को इंश्योर करूं कि जो हक गरीब जनता का है उसे मिल जाए। और इसी पर विपक्ष ने एक और आरोप भी लगाया था, और राजधानी की बात कर लें कि ये अपने लोगों को राशन बांट रहे हैं, क्योंकि गरीब है, भूखा है, कोई राशन बंट रहा है, लेकिन ये आरोप लगे कि अपने लोगों के धर्म को लेकर या अपने वोट बैंक को लेकर ऐसे राशन बांटे जा रहे हैं, ये भी आरोप लगाए गए थे। हम राजधानी की बात करें, हाँ देखिए, वो भी एक विडंबना थी, क्योंकि घर में आप बैठे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, डर रहे हो, आपने बाहर जाके कोई उदाहरण तो प्रस्तुत किया नहीं, लेकिन आपको प्रासंगिक बने रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, तो आप क्या करोगे? वही करोगे जो आपकी सोच होगी। ऐसा करके उन्होंने अपनी ऊंची सोच को परिचय दिया। सच्चाई ये है कि जो पात्र है, गरीब है, वो किसी का मेरा है तेरा ऐसा नहीं, किसी पार्टी का नहीं, वो गरीब है और उसे ज़रूरत है आज, और वो हमारी तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे उम्मीद है कि हम लोग उनकी मदद करेंगे। हमारी तरफ मतलब जो सक्षम लोग हैं। अब वही लोग बिना कुछ योगदान दिए और चाहते हैं कि सब आरोप लगा करके और हम अपने आप को तुष्ट कर लें और जनता में हमारी छवि बन जाए, ऐसा नहीं होता है। जनता के बीच में जाना, सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सरकारी योजनाओं तक को वहाँ तक पहुँचाना, ये दायित्व होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके ऐसे अवसर का जिसमें जनता खुद इतने पैनिक में है, समझ किसी को आ नहीं रहा कि कब इसका समाधान होगा, और हम उसी स्तर की राजनीति करें तो ऐसे लोगों की अस्वीकार्यता बढ़ेगी। और ये ऐसा ही वक्त भी है जो जनता भी समझ रही है कि कौन असल मायने में उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनका सही मायने में जनप्रतिनिधि है और कौन सिर्फ नाम और वोट बैंक के लिए, ये भी तस्वीर साफ होती है। ये दौर है जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत कोरोना वॉरियर्स की, हम अगर डॉक्टर्स की बात करें, सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस की, एक हर किसी ने सैल्यूट किया उन्हें। आपकी बेटी भी डॉक्टर हैं और कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं। एक माँ होने के नाते कैसा महसूस करते हैं आप इस वक्त में, जबकि खतरा भी है, डर भी है, लेकिन ड्यूटी भी निभानी है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और एक माँ की मनोभावना माँ ही समझ सकती है और आप भी समझ सकती हैं महिला होने के नाते। जब मुझे पता था उसकी ड्यूटी लगी, क्योंकि मेडिसिन की डॉक्टर है वो, तो मना हम नहीं कर रहे थे उसको, लेकिन हम उससे बार बार माता पिता होने के नाते उससे कहते थे कि तुम अपना ध्यान रखना। और हम तो मेडिकल फील्ड से हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा समझते नहीं हैं, पर चिंता हमेशा बनी रहती थी। और शुरू में तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि उसकी जब नाइट ड्यूटी होती थी तो मैं उसको फ़ोन करती थी 2 बजे कि तुम ठीक से हो ना। हालांकि जब वो पीपी पहने या पेशेंट अटेंड करे तो जवाब नहीं दे सकती उसको। लेकिन एक दिन का वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि जब उसकी IDH वार्ड में ड्यूटी लगी तो मैंने उसको अनायास ही फ़ोन किया 12 बजे। मुझे कुछ पता नहीं विचलन सा हुआ, तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि कल तो मैं उस एरिया से चली गई थी जो कोविड कॉरिडोर है, लेकिन आज मुझे पता चला वो कोविड का कॉरिडोर है और मैंने PPE नहीं पहना, तो मैं मेन रोड से जा रही हूँ। रात को 2 बजे के करीब की बात है शायद ये। मैंने कहा कौन से मेन रोड से जा रही हूँ, तो उसने कहा कि मैं गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकल के मेन टॉक रोड से चरक भवन तक जा रही हूँ। उस समय मेरी स्थिति ख़राब हो गई, तो मैंने उससे कहा कि तुम वीडियो कॉल करो मुझे, और वो बिल्कुल अंधेरी गली थी। तो उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और वो वहाँ पहुँच के उसने मुझे मैसेज भी किया। तो ये परिस्थितियाँ भी निर्मित हुई। और एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया SMS हॉस्पिटल से कि आपकी बच्ची को मैंने बिना PPE पहने IDH में ECG करते हुए देखा है। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो झुंझला गई, लेकिन सच्चाई थी कि उसने कहा ऐसा हुआ क्योंकि वो पेशेंट क्रिटिकल था। तो ये कोविड वॉरियर्स जो है ना, जिनको हमने वॉरियर शब्द दिया है, ये सचमुच में ऐसे ही पुलिस के लोग भी हैं। हमने देखा कि उनके पास तो PPE नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाते थे, जो सबसे ज़्यादा रेड जोन था, पेशेंट्स को लाना, समझाना, उन्हें गाड़ी में बैठाना। और देखिए, ये तो डॉक्टर्स हैं, इनको तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस वार्ड बॉय का क्या करिए, जो कोरोना पेशेंट को लेकर आती है जब एम्बुलेंस, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखता है कि उस कॉरिडोर से ना कोई डॉक्टर निकले, ना नर्स निकले, ना कोई सामान्य व्यक्ति निकले। जब वो निकल जाते हैं तो वो सिर्फ N95 मास्क लगा के उसको बॉडी को या फिर उस पेशेंट को लेकर जाता है। तो ये सब सच्चाई मैं इसलिए जानती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर, अदरवाइज़ हम लोग अनभिज्ञ हैं कि वो किन परिस्थितियों में जूझते हैं। 40-42 डिग्री में PPE पहनना, यानी रेनकोट अपने ऊपर बंद कर लेना। रेनकोट में तो फिर भी मुंह खुला होता है, उनका तो मुंह भी पैक होता है। तो परिस्थितियां बहुत ही विकराल हैं, क्योंकि ये महामारी जो है ये एक अनप्रेसिडेंटेड हमारे लिए इवेंट कह सकते हैं।
और इस इवेंट के दौरान जो परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है कि किस चीज़ का क्या निकलेगा। प्रतिदिन आप देख रहे हैं ना कि कोरोना लंग्स में हो जाता है, कोरोना टोज में हो जाता है, कोरोना इससे आ सकता है, कोरोना उससे आ सकता है। तो बहुत सी दुविधाओं का सामना करें। कुछ लोगों ने समाचार पत्र मंगवाने बंद कर दिए, कुछ लोग सब्जी नहीं लेते हैं, तो भयाक्रांत है जनता। तो मैं समझती हूँ इस समय हम सबको बहुत ही एक सकारात्मक सोच के साथ, एकजुटता के साथ और सभी चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसलिए कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट भी सब करते हैं कि हम सिर्फ दूर से देखते हैं, लेकिन वो उस चीज़ में रहते हुए भी दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और शायद जिसकी फैमिली में बीतती है वो फैमिली वाले ही समझ सकते हैं कि हर वक्त कैसा एक डर भी रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो, हालांकि वो अपनी ड्यूटी निभा ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल में आपके ससुर जी रहे हैं आचार्य धर्मेंद्र जी। विचारधारा दोनों अलग, आप कांग्रेस के विचारधारा से, कभी घर में कुछ ऐसी बातचीत या वैसा नहीं होता है पॉलिटिक्स के इधर, क्योंकि जब दो विचारधाराएं अलग अलग एक ही छत के नीचे रहते हैं, चर्चाएं भी अलग अलग मुद्दों पर होती होंगी? देखिए, स्वाभाविक है, लेकिन मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे कभी किसी ने मुझे क्या करना है उससे रोका नहीं। और मैं एक पुलिस अधिकारी की बेटी हूँ और मेरी परवरिश बिल्कुल एक कॉन्वेंट्स में पढ़ी और मेरे पास सारी सुख सुविधाएँ थी। फिर मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में हो जो कन्वेंशनल फैमिली कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्योंकि आपको पता है हम लोग 20-21 साल के बाद शादी हो जाती है तो हम उस उम्र से ज़्यादा इस परिवार में आ जाते हैं और उसके अनुरूप ढल जाते हैं। तो मुझे किसी ने कभी कोई बाधक के रूप में कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया और मुझे खुशी है कि मैं उनकी बहू हूँ, क्योंकि एक संस्कारित परिवार में यदि आप जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका भी जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी उसका एक सम्मिश्रण हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कभी कुछ ऐसा कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सार्वजनिक जीवन के लोगों को अपनी मर्यादाओं के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनका सब कुछ जनता के बीच में होता है। तो ऐसे में मुझे उनसे सिर्फ यही सीख मिली थी कि मुझे जो भी करना है दायरे में करना है और अपनी और परिवार की प्रतिष्ठा को कोई आंच ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। 20-21 साल लगभग आपको पॉलिटिक्स में हो गए राज, जैसे कि अभी आपने बताया 99 में आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तब से अब में अर्चना शर्मा अपने आप को कहाँ पाती हैं? तब से अब की पॉलिटिक्स कितना अलग पाती हैं आप? कैसा आगे का दौर महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में देखते हैं? देखिए, उस समय 25 साल की थी और आज मुझे 19 साल हो गए राजनीति में। और मैंने राजनीति शुरू की, राजनीति का जो सबसे निचला पायदान होता है काउंसलर के रूप में। तो ये बात सही है कि अनुभव तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि काउंसलर की राजनीति भी कर ली और संगठन में भी मैं पहले सेक्रेटरी रही, फिर प्रवक्ता बनी, फिर वाइस प्रेसिडेंट मीडिया चेयरपर्सन बनी। मेरा सौभाग्य रहा कि पार्टी ने मुझे जो मेरी जो एबिलिटी कह सकते हैं उसके अनुसार पुरस्कृत भी किया और फेस ऑफ पार्टी मुझे बना दिया। और यही कारण है कि जब मुझे इतना बड़ा अवसर मिला तो मैंने सोचा कि अवसर को कभी खोना नहीं चाहिए। और वो एक चुनौती इसलिए थी क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में आप जैसे शार्प एंकर्स जो होते हैं उनका जब हम सामना करते हैं तो हमें बहुत नपा तुला होना चाहिए, वरना बाल की खाल निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और मैं भी आपकी मुरीद हूँ, आपको पता है ना। जब आप यहाँ आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत समय से देख रही हूँ और आप बहुत अच्छा संचालन करती हैं। तो इसी प्रकार से मुझे भी बहुत साधुवाद मिल जाता है। लेकिन टीवी चैनल्स पर जो मैं धीरे धीरे गई तो मुझे लगा कि पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे इस चीज़ का एहसास उस समय हुआ जब मैं पहला चुनाव हारी और मुख्यमंत्री जी से जब मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि निराश मत हो, तुम्हें सब जानते हैं राजस्थान में हार जीत होती रहती है, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं राजस्थान में जिनके माध्यम से ऐसा प्रोत्साहन मिलता है। तो ये एक बहुत लंबा अनुभव हो गया 19 साल का, और मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। बहुत शुक्रिया अर्चना जी शो में आने के लिए। और बेहतर तौर से दर्शक वैसे तो आपको जानते ही हैं, लेकिन और भी समझ सके होंगे कि अर्चना शर्मा ये 19 साल का लंबा सफ़र तय कर यहाँ तक पहुँची हैं। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो उम्मीदें भी आमजन को बहुत ज़्यादा होती है कि हर वक्त ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ फेस टू फेस में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।